हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद होगी ठीक ही होंगे। तो अब हम सीखने वाले हैं बहुपद। लेकिन बहुपद सीखने से पहले उसकी बेसिक्स हम सीखेंगे, बेसिक जानकारी। क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, किसी भी चैप्टर को, उसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हमें इसकी पहले इसकी किसका किसका यूज होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चर की। तो चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात जिसका मान बदलता रहे वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जैसे एक्स वाई जेड एस एच, अर्थात कोई भी चर ए से जेड तक अगर मिल जाए तो वो चर होते हैं। अगर मैं दोस्त कह दूं यहाँ पर कि एक्स बराबर अगर हम 2 ले रहे हैं तो कहीं कहीं तुम्हें एक्स बराबर 3 भी मिल सकता है, एक्स बराबर 4 भी मिल, अर्थात एक्स की वैल्यू जो है एग्जैक्ट नहीं है कि एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट यही होगी, अर्थात एक्स की वैल्यू जो है वो बदलती रहेगी। अगर मैंने कह दिया y बराबर 4 कह दिया, तो अब एक चीज़ बताओ, क्या ऐसा है कि y बराबर 4 ही हमें मिलेगा? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y का जो मान है बदलता रहेगा। कहीं पर y बराबर जो है हमें 5 भी मिल सकता है, अर्थात ऐसी वैल्यू जिसका मान क्या बदलता रहे वह कैसा कहलाता है? चर कहलाता है। जैसे हमने कह दिया s बराबर अगर हम h लेते हैं, s बराबर अगर हम s बराबर 8 ले लेते हैं तो क्या s बराबर जो है हमें 5 नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि इसका मान क्या कर रहा है? बदल रहा है। अर्थात जिसका मान बदलता रहे वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। अब हम आते हैं अचर। देखो अचर किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता वह क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। अर्थात जिसका मान ना बदले वह अचर कहलाता है। जैसे हमने कह दिया 1 3 5 6, अर्थात कोई भी संख्या ले लो, कोई भी आप संख्या ले लो, इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। अगर एक चीज़ बताओ, अगर मैंने 2 लिख दिया, अगर हम 2 लिख दिए तो क्या 2 को हम 5 लिख सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते। अर्थात इसका मान जो है नहीं बदलता, यह क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। अब देखो पद। अब हम आगे सीखेंगे पद किसे कहते हैं। चर और अचर मिलकर एक पद बनाते हैं, अर्थात चर और अचर मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं। चर और अचर मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं। वैसे तो अगर चर भी अकेला रहे, अगर मैंने कह दिया, जैसे देखो, जैसे मैंने कह दिया 4, ये भी एक पद है। मैंने कह दिया x, ये भी एक क्या है? पद है। लेकिन अगर इन दोनों को साथ मिला देते हैं तो मैंने कह दिया 4x, तो ये भी क्या है? एक पद है। मैंने कह दिया 3x, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक पद है। अर्थात हमने कह दिया 5x, ये भी क्या है? अपने आप में एक पद है। अर्थात ये संख्या हमारी अचर हुई और x हमारा क्या हुआ? चर हुआ। अर्थात अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है? पद का निर्माण होता है। तो हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं बहुपद। अब हम देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। अब देखो बहुपद क्या होता है। जब एक से अधिक पद मिलते हैं तो बहुपद का निर्माण होता है। अर्थात जब एक से अधिक पद मिल जाएं तो किसका निर्माण होता है? बहुपद। हमने कह दिया, जैसे मैंने एक ले लिया एक्स स्क्वायर, मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर, ये एक पद है, और मैंने ले लिया 2x, ये 2 पद हो गए, और मैंने -8, अर्थात ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद हो गया। अब फिर मैं जैसे में ले लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं भाई, जैसे हम ले लेते हैं, फिर मैं अगली वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे t² -15। ये देखो एक पद 2 पद, अर्थात एक से अधिक पद हो गए तो क्या हो गए? बहुपद। ये भी हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया। फिर मैंने ले लिया जैसे 3x² -x-4, यहाँ पर देखो एक पद 2 पद 3 पद, अर्थात यह क्या हो गया? बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद। अर्थात जब एक से अधिक पद लेते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। अब देखो बहुपद को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। बहुपद को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला चर के रूप में, दूसरा पद के रूप में, तीसरा घात के रूप में। तो सबसे पहले चर के रूप में। चर वह होती हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जब हम चर के रूप में कैसे, जैसे हम कहते हैं कि x + y², जैसे ले लिया, तो बताओ x एक चर हुआ, y एक चर हुआ, अर्थात कितने चर हैं? 2 चर। हम कह सकते हैं 2 चर वाला बहुपद है। फिर उसके बाद मैंने ले लिया 3x + 2 +
कुछ भी ले लो, जैसे हमने चलो 2 ही, तो 3x प्लस 2, अर्थात इसमें कितने चर हैं, x अकेला है ना, तो एक चर वाला बहुपद हुआ, कितना, एक चर वाला बहुपद हुआ। और हमने कह लिया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, चलो मैं इसको ले लिया, चर देखो इसमें कितने हैं, x एक है फिर x एक है, अर्थात ये एक चर वाला बहुपद हुआ कि नहीं, एक चर वाला। लेकिन अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखो इसमें कितने चर हुए, एक चर, दो चर, तीन चर, अर्थात ये कितने चर वाला बहुपद है, तीन चर वाला बहुपद है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी, जितने चर होंगे उतने चर को बहुपद होगा। जैसे इसमें एक चर और दो चर, भले भी वाई 2 बार है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये इनकी अलग जाति तो अलग अलग है ना, एक दो अर्थात 2 चर वाले बहुपद। इसमें x अकेले है, एक चर वाला बहुपद, इसमें x फिर x, लेकिन दोनों समान है तो एक चर वाला बहुपद। लेकिन यहाँ पर x y z तीनों अलग हैं, तो ये कैसा, तीन चर वाला बहुपद होगा। अब हम देखते हैं पद के रूप में, देखो पद के रूप में बहुपद कितने होते हैं, पद के रूप में। अब अभी मैंने सिखाया पद के रूप में, देखो पद में मैंने जैसे कह दिया 4x, मैंने क्या कह दिया 4x, ये देखो एक पद है तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, बहुपद। अब हमने कह दिया भाई 4x प्लस 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, एक पद दो पद, अर्थात ये क्या हो जाएगा, दो पद बहुपद हो जाएंगे, ठीक। और जैसे हमने कह दिया 3x प्लस 4, तो ये कितने हो गए, एक और दो, कितने हो गए, दो पद बहुपद, ये भी हो गए भाई, समझना, एक पद और प्लस से जुड़ा है एक अचर पद जो है, अर्थात दो पद हुए कि नहीं, दो पदी बहुपद हो गए। अब जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे हमने ले लिया, इसे ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ले लिया, तो ये भी क्या, एक पद दो पद तीन पद, अर्थात ये कैसा पद, तीन पदीय बहुपद है, तीन पद बहुपद है। अब देखो भाई पद के अनुसार हो गया, अब हम सीखेंगे कि घात के, अर्थात अब देखो घात के अनुसार बहुपद को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, अर्थात किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मैंने लिखा, देखो इसमें x, याद रखना अचर पद पे हमेशा x लिखा है तो एक घात इस पे हमेशा रहती है, इसको याद रखना, चर पद पे हमेशा एक घात रहती है। तो अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात भाई 2 है, अर्थात ये क्या, दो घात की बहुपद है, दो घात की बहुपद है। मैंने ले लिया x पे पावर 10 माइनस 2x माइनस 8, अब इस पे देखो सबसे बड़ी घात क्या है, इस पे 10 है, अर्थात ये 10 की घात की बहुपद है। अगर हम चर के रूप में बांटेंगे तो जितने चर होंगे जैसे एक दो, दो चर, और पद के रूप में जितने पद होंगे, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। और अगर घात की बात करता है तो बहुपद की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं, अब देखो इसके कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है, अर्थात जिसकी घात हमेशा क्या हो, एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। एक चीज याद रखना, अगर चर पे अगर मैंने लिख दिया x, तो याद रखना इस पे चाहे घात दिखे या ना दिखे लेकिन एक घात हमेशा होती है। मैंने कह दिया y, चाहे घात दिखे या ना दिखे लेकिन एक घात इस पे हमेशा होती है, इसको याद रखना। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जैसे मैंने कह दिया x प्लस 1, अब देखो यहाँ पर x पर एक घात है ना, अर्थात एक घात है, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा, ठीक, रैखिक बहुपद। अब हमने कह दिया जैसे x प्लस 3 ले लिया भाई, चलो x प्लस क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो इसमें देखो इस पे एक ही घात है, अर्थात ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चर पद पे हमेशा एक घात होती है, इसको याद रखना। अगर मैंने लिख दिया z, तो इस पे एक घात हमेशा होती है, ठीक। अब आते हैं हम अपना द्विघात बहुपद। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद। देखो
जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। अब हम इस चैप्टर में आगे वाले जो है द्विघात बहुपद ही पढ़ेंगे। तो जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें देखो घात कितनी है, यहाँ पर 2 घात है, अर्थात ये क्या द्विघात बहुपद है। हमने कह दिया x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें भी देखो कितनी घात है, 2 घात है, अर्थात यह भी द्विघात बहुपद है। एक चीज इसमें तो आपको हमेशा याद रखना है, ये चीज तो समझ गए होंगे, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होगी द्विघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन इसमें एक चीज बहुत सीखना जरूरी है, व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप हम कैसे समझेंगे भाई? समझो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखो, ax² bx प्लस c, यहाँ पर a b c अचर पद है, अर्थात ये अचर पद मतलब इसमें 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अर्थात ये अचर पद यहाँ सकते हैं, a b c जहाँ पर अचर पद है। इसको याद रखना, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx c, ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। समझो, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, फिर यहाँ पर 4 की वैल्यू b है, फिर x है, फिर ये देखो 3, ये अचर पद है, अर्थात ये क्या है? c है। ठीक, जहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं आगे, देखते हैं अचर बहुपद जिसकी घात 0 हो अचर बहुपद कहलाता है। जिसकी घात क्या हो? 0 हो अचर बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया 1 पे क्या कोई घात है? नहीं, ये क्या है? अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 5, इस पे घात कुछ है? नहीं, 0, ये भी क्या है? अचर बहुपद है। उम्मीद है समझ में आ रहा हो गया। अर्थात जिसकी घात 0 हो अचर बहुपद होता है, अर्थात अचर संख्या जो होती है उसकी घात हमेशा 0 होती है, अर्थात उसी को हम कहते हैं अचर बहुपद कहते हैं। अब हम सीखेंगे शून्य बहुपद, जहां पर केवल 0 हो, वहां पर शून्य बहुपद होता है तथा इसकी घात हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब, जहां पर अगर 0 हो तो वो क्या होगा भाई? वो हमारा शून्य बहुपद होगा। इस पे कितनी घात है हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम बहुपद को दिखाते कैसे हैं। ये चीजें बहुत लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन आज समझ जाओगे हम बहुपद को कैसे दिखाते हैं। अब देखो, मान लो ये इधर कोई बहुपद लिखा है, ठीक है, कोई बहुपद लिखा है, समझ रहे हो कि नहीं? याद रखना पॉलिनोमियल होता है, लेकिन इसे पी करते हैं। फिर कोष्ठक में कैसे दिखाते हैं ये समझना। मान लो इधर कोई बहुपद लिखा x y, इसमें चर पद कितने हैं? एक x है, एक y है, तो बहुपद को हम दिखाते हैं x, y, ठीक। अब हमने कह दिया इसे बहुपद दिखाना है। याद रखना, इस पे जो चर पद होगा इसी पे लिखा जाता है, चर पद होगा जो इसी में लिखा जाएगा, जो बहुपद में होगा, ठीक। अब यहाँ पर बताओ बहुपद में कितने पद हैं? x y z, अर्थात 4 अचर हैं, तो इसका जो होगा x, y, z, समझ गए? अर्थात p और कोष्ठक में x, y, z, इसे पढ़ेंगे बहुपद x, y, z बराबर x प्लस y प्लस z। अब हम 3 नंबर पे आते हैं, 4x। इसे कैसे दिखाएंगे? मान लो ये कोई बहुपद लिखा है, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे? आराम से p लिखो, चर कितने हैं? x, तो सिर्फ x कर दो, अर्थात ये बहुपद हम दिखा दिए, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं आगे। शून्यक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना। शून्यक क्या होता है? x का ऐसा मान जिसे पूरे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्यक कहलाता
है x का ऐसा मान जिसे पूरे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्यक कहलाता है। अब सीखेंगे शून्यक क्या होते हैं, याद रखना शून्यक। अब देखो शून्यक निकाला कैसे जाता है, सीखते हैं पहले। मान लो यहाँ पर कोई बहुपद लिखा है, बहुपद हमारा क्या लिखा है, बहुपद हमारा लिखा है p x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा कोई बहुपद लिखा है। ठीक, आप गुणनखंड करना ही आता ही होगा, उम्मीद है। गुणनखंड कैसे किया जाता है, गुणनखंड का तरीका क्या है कि पहले और आखिरी का क्या कर लो, गुणा कर लो। जब पहले और आखिरी का गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस 8x स्क्वायर। अब ऐसा खंड करो, ऐसा खंड करो, अगर यहाँ पर माइनस हो तो घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे 8x स्क्वायर आए, तो इसका खंड क्या बनेगा भाई, एक बनेगा 4x और एक बनेगा 2x, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में होगा, तभी तो यहाँ पर माइनस 2x आएगा। ठीक भाई, माइनस 8x स्क्वायर है, अब माइनस 4x 2x गुणा करेंगे माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4x में से 2x घटा मतलब प्लस में है, घट जाएगा तो माइनस 2x बच जाएगा, है कि नहीं। अब हम लिखते हैं, देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2x। ठीक, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे भाई, कॉमन करेंगे भाई, मिस्टेक, अच्छा यहाँ पर कितना है, वो रुक जाओ 2x माइनस 8 है, यहाँ पर कितना है, माइनस 8, ये फर्जी उतार लिया दोबारा। ठीक, अब देखो, अब ये देखो 2 का जोड़ा बन गया, समझ में आ रहा होगा, 2 का क्या बन गया, जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। अब देखो कॉमन, जो चीज़ें मिलती हैं वही चीज़ें कॉमन होती हैं दोनों में। मिल क्या रहा है, x मिल रहा है, x मिल रहा है, तो एक x निकल गया तो एक x बचा, माइनस 4 बचा, कोई बात नहीं। अब समझो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक, यहाँ पर प्लस होना, रुक जाओ, हाँ ये प्लस में है ना, हमने यहाँ पर देखो प्लस में किया है, ये प्लस में। अब देखो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, इसमें x तो कॉमन हो नहीं रहा है, लेकिन 2 कॉमन हो रहा है। जब 2 को हम कॉमन कर लेंगे, प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, 2 चौका 8 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 8 माइनस 4 बचेगा, माइनस 4 बचेगा। अर्थात जब माइनस 4 बचा तो अब देखो ये कोष्ठक मिल गया, जब ये कोष्ठक मिल गए तो ये फिर एक बार कॉमन हो जाएंगे, तो x माइनस 4 और एक कोष्ठक में इसको उतार लो कॉमन वाला, तो x प्लस 2। अब ये हमारा गुणनखंड हुआ, अभी ये हमारा क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर हम 0 मान लेंगे, मान लेंगे। जब 0 मान लिए तो अब देखो एक एक करके निकालते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 4। अब ये x प्लस 2 बराबर 0 मानेंगे, x प्लस 2 बराबर हम 0 मानेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। पक्षांतर का नियम पता ही होगा, मैं बता देता हूँ पक्षांतर का नियम। अगर प्लस में इधर लिखा है, बराबर का उधर जाएगा, कोई संख्या माइनस में हो जाएगी। इधर माइनस है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम होता है। ठीक, अब ये दोनों जो है हमारे क्या निकले, शून्यक निकले। शून्यक अर्थात अगर हम इनको बहुपद में रख देंगे तो ये पूरे बहुपद का मान क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। समझो बहुपद हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, किसी एक में रख दो, चाहे ये वाला रख दो, चाहे ये वाला। चलो मैं ये वाला रख देता हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। देखो 4 था, x की वैल्यू 4 है तो 4 लिखा, 2x की वैल्यू 4 है, माइनस 8 है। अब 4 चौका 16 माइनस 4 दूना 8 माइनस 8।
अब 16 और 8 8 ये जुड़ जाएंगे -16, अर्थात ये कट गए और बचा क्या 0, अर्थात पूरे बहुपद का मान हमारा क्या हो गया 0 हो गया। यही चीज़ है शून्यक, x का ऐसा वैल्यू जो पूरे बहुपद का मान 0 कर दे वही क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक, उम्मीद है समझ। गुणनखंड देख लो, गुणनखंड ना समझ में आ रहा हो अब तो एक बार देख लो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या था, x² - 4x, x² - 2x - 8। अब हमने इसको x² लिखा, बीच वाले को तोड़ा, -4x में तोड़ दिया, +2x में और -8। अब देखो ये दो पद मिल गए, इन दोनों में जो मिल रहा है उसे कॉमन कर लो। मिल क्या रहा है, x मिल रहा है तो एक ही x बचेगा और -4 खाली बचेगा। यहाँ पर +2 कॉमन मिल रहा है तो +2x, अब 2 से भाग देंगे 8 में तो 2 चौका 8। देखो ये कोष्ठक मिल गया, इसको फिर कॉमन कर लो, जब तो x - 4 कॉमन हो गया और ये कॉमन वाला फिर एक कोष्ठक में लिख लो x + 2, ये हमारा गुणनखंड हो गया, बराबर 0 कर दो। और जब बराबर 0 करके पक्षांतर निकालोगे तो x - 4 बराबर, जब 0 आ गया तो x बराबर 4, क्योंकि उधर जाएगा तो ये संख्या प्लस में हो जाएगी। और जब यहाँ x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर -2। याद रखना ये दोनों ऐसी वैल्यू हैं जो बहुपद में x के स्थान पे रख देंगे तो ये पूरे बहुपद का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, अर्थात यही क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। ठीक, अभी आगे इन्हीं को अल्फा नाम देंगे और इसी को बीटा नाम देंगे। ठीक है, जो आगे चल के अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आएगा, लेकिन अभी आगे मैं बताऊंगा। अभी देखो x² - 2x - 8 जो हमारा था यही वाला ले लेते हैं, x² - 2x - 8 ये चीज़ें। अब इसमें हम एक चीज़ सीखेंगे, गुणांक। थोड़ा सा एक चीज़ और सीख लो, गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है। अब देखो मैंने बताया ये 2 घात है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद इसका व्यापक रूप मैंने बताया था, ax² + bx + c। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक, बहुपद में, इससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। अब देखो मिटाओ, यहाँ पर मान लो 1 है, ठीक है, तो देखो a के स्थान पे 1 है, x² है, कोई दिक्कत नहीं। b के स्थान पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं, x है, x मैच कर रहा है। और ये अचर पद है, c मैंने बताया अचर पद ही है। जहाँ पर मैंने लिखा था, जहाँ a b c क्या है, अचर पद हैं, a b c क्या है, अचर पद हैं, अचर पद हैं। जहाँ a b c क्या है, अचर पद हैं। अब देखो ये तो a बराबर वैल्यू करोगे तो क्या आएगा, a बराबर क्या आएगा 1, जब b बराबर वैल्यू किए तो क्या आ रहा है -2, और जब हम c बराबर निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है -8, अर्थात यही सब हमारे क्या हैं, गुणांक हैं। इन्हीं को कहते हैं गुणांक। अगर मैंने आपसे पूछ लिया x का गुणांक बताओ तो x का गुणांक कितना है -2। x² का गुणांक बताओ तो x² का गुणांक क्या है, जस्ट उसके आगे वाला 1। मैंने पूछा c का गुणांक बताओ, क्या c का अचर पद का गुणांक बताओ तो -8। समझ गए, उम्मीद है गुणांक समझ में आ गया। अब देखो इसमें सत्यता की जांच के लिए एक फॉर्मूला देता है, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए एक सूत्र देता है। सूत्र क्या देता है समझना ध्यान से। अब मैंने इसकी वैल्यू निकाला था, मैंने अभी गुणनखंड में फिर कर देता हूँ एक बार। अब देखो x² - 2x - 8, जल्दी जल्दी करता हूँ। तो x² - 4x + 2x - 8, 2 का खंड किए, x कॉमन कर लिए तो x - 4 बचा और +2 कॉमन हुआ तो x - 4। अब इसको फिर कॉमन, x - 4 और x + 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बराबर 0 मान लिए तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 4,
ठीक। और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो x बराबर क्या आएगा, -2। अर्थात अब यही इसी को मान लिया जाता है अल्फा और इसे मान लिया जाता है बीटा। ठीक, इसे मान लिया जाता है अल्फा और इसे मान लिया जाता है बीटा। और फिर एक फार्मूला दिया जाता है, क्या दिया जाता है, क्या, योग। क्या पूछता है, योग। अर्थात कह रहा है योग, गुणांकों का योग या शून्यकों का योग आप कह सकते हो। तो अब ये होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, पहला फार्मूला ये होता है। और जो दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा अर्थात गुणा होता है बराबर c/a, ये दूसरा फार्मूला होता है। इसी को सत्यता की जांच करना रहता है। मैं जांच करके दिखाता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना है 4 -2, ये वाले देखते हैं। तो 4 प्लस जोड़ना है -2 बराबर -b/a। देखो b x की है, b की वैल्यू कितना है -2 और -2 और बटा a की वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर घटाओ, ये इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 2 बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, अर्थात क्या हो जाएगा 2/1। और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बराबर इसका 2 में भाग देंगे 2। अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई, अर्थात जो हमारा शून्यक का मान आया है क्या है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, राइट है। अब लेकिन अब हम देखते हैं इसमें वाले में अल्फा इंटू बीटा वाले में, तो अल्फा इंटू बीटा, अब इनका गुणा देखते हैं। 4 था, मैंने बताया है इसी को x को ही अल्फा माना गया है, इसी x की वैल्यू को क्या बीटा माना गया है। तो इनका गुणा, तो 4 इंटू -2 बराबर c/a। c कितना है हमारा -8, -8। a कितना है हमारा, a कितना है मैंने दिखाया भी, ये एक ही वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर एक ही x का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। 4 दूना 8, वो भी किस में, माइनस में, तो बराबर इसका भाग देंगे 1 में 8 में तो -8। अर्थात ये क्या हो गया, ये सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। इसी को हमें दिखाना रहता है, इसे कहते हैं इति सिद्धम। ठीक, थैंक यू। अब आगे हम चैप्टर शुरू करेंगे। बाय बाय।